नमस्कार दोस्तों, 5 अगस्त की शाम को कभी नहीं भूलेंगे। उस दिन ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश में कत्लेआम हो जाएगा। बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों से हिंदुओं पर हमले की खबर मिल रही थी। बांग्लादेश के हिंदुओं बस चाहते थे किसी भी तरह से हिंसा रुक जाए, लेकिन दोस्तों 5 अगस्त को प्रदर्शनकारी ढाका की सड़कों पर उतर आए और हालत बिगड़ने लगे। तब बांग्लादेश के बाकी हिस्सों और हिंदू इलाकों में क्या हो रहा था? क्या मुस्लिम कट्टरपंथियों ने प्रदर्शन की आड़ में हिंदू घरों और मंदिरों पर हमला किया? दोस्तों आइए जानते हैं इस वीडियो में यह हमला कब और कहां से शुरू हुई। क्या हो रहा है? उल्टा टांगा जा रहा है वहाँ पे मार मार के बच्चियों के साथ। क्या हो रहा है? ये सोशल मीडिया की तो है सब, और ये कोई फेक तो है नहीं जिस देश की। और वहाँ पे अब एजेंडा क्या चला रहे हैं? वहाँ कह रहे हैं कि वहाँ के मुसलमान जाके हिंदुओं को संतावना दे रहे हैं कि हमारे होते हुए कोई हाथ नहीं लगाएगा। अरे एलियनों से खतरा है क्या जो तुम उन्हें जाके बचा रहे हो? खतरा भी तुम हो, विक्टिम कार्ड खेलने वाले भी तुम हो। अगर तुम इतने ही नंबर लेके बचाने वाले होते तो हसीना शेख हसीना वहाँ से हेलीकॉप्टर से भाग के क्यों आती? 1 नंबर शेख हसीना को भी देते वहाँ के विक्टिम कार्ड खेलने वाले मुसलमान। वहाँ हिंदुओं को बचाने की बात करते हैं। खतरा बन गए हैं, ये पूरी सृष्टि के लिए खतरा बन गए हैं। राक्षस कौम है ये। दोस्तों हमले की शुरुआत की बात करें तो बांग्लादेश में सरकारी नौकरी के आरक्षण के खिलाफ जून 2024 के आखिर में स्टूडेंट ने आंदोलन शुरू किया था। दोस्तों ये सारी स्टूडेंट मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, लेकिन इस आंदोलन के प्रदर्शन की आड़ में अपनी निजी दुश्मनी निकालने के लिए कई मुस्लिम कट्टरपंथियों ने हिंदू और मंदिरों को निशाना बनाया। दोस्तों हिंदुओं के घर और कारोबार को नुकसान पहुंचाया गया, यहां तक कि हिंदू महिलाओं के ऊपर दुष्कर्म और हमला भी किया गया। हिंदू एक हो जाओ, वहाँ हमारी मंदिरों को जलाया जा रहा है, हमारी बेटियों के साथ खुले रेप हो रहा है, हमारे विद्यार्थियों को वहाँ पर मार रहे हैं। इसलिए हम लोगों को हिंदू को एक होना है और हमारे बांग्लादेश में जितने भी हिंदू हैं उन सबको सुरक्षित दिया जाए, ये हमारा मांग है। इसलिए हम लोगों को एक होना ही पड़ेगा। हम सब मिलके हिंदू सब इनका विरोध कर रहे हैं। दोस्तों शेख हसीना बांग्लादेश के सबसे सांप्रदायिक नेता थी। उन्होंने कई मदरसे बनवाए, कई इस्लामिक यूनिवर्सिटी बनवाई, उन्होंने कई मस्जिद भी बनवाई, लेकिन कभी एक भी हिंदू मंदिर नहीं बनवाया। शेख हसीना ने बांग्लादेश में 20 साल तक सत्ता संभाली। 23 जून 1996 में पहली बार शेख हसीना प्रधानमंत्री बने। इसके बाद 2001 से 2009 तक विपक्ष की नेता की सरकार रही, लेकिन दोस्तों 6 जनवरी 2009 में फिर से दूसरी बार शेख हसीना प्रधानमंत्री बने। 2014 और 2019 में भी शेख हसीना प्रधानमंत्री पद संभाला और जनवरी 2024 में लगातार चौथी बार और कुल 5वीं बार प्रधानमंत्री बने। 5 अगस्त 2024 को सरकारी नौकरी रिजर्वेशन को लेकर देश में हुए आंदोलन की वजह से प्रधानमंत्री शेख हसीना को पीएम पद से इस्तीफा देकर बांग्लादेश से भागना पड़ा। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है। ये बहुत बड़ी खबर है। हिंसा के बाद शेख हसीना ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। दोस्तों आइए जानते हैं शुरुआत से आखिर शेख हसीना को बांग्लादेश से क्यों भागना पड़ा। बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ जून 2024 के आखिर में स्टूडेंट ने आंदोलन शुरू किया था। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में कुल 56% कोटा मिल रहा था। इनमें से 30% कोटा बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई लड़ने वालों के परिवार के लिए था। छात्र इसके खिलाफ हाईकोर्ट गए, लेकिन हाईकोर्ट ने भी इस आरक्षण को सही ठहराया। दोस्तों इसके बाद आरक्षण के खिलाफ आंदोलन हिंसा में परिवर्तन हो गया। ढाका समेत देश भर में हजारों स्टूडेंट सड़कों पर उतर आए, थानों, म्यूजियम समेत कई सरकारी इमारतों में आग लगा दी। स्टूडेंट की याचिका पर बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और 21 जुलाई को सरकारी नौकरियों में 56% आरक्षण देने के ढाका हाईकोर्ट के फैसले को
पलट दिया। दोस्तों कोर्ट ने आरक्षण भी 56% से घटाकर कुल आरक्षण 7% कर दिया। दोस्तों फैसले के मुताबिक स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार वालों को 5% आरक्षण मिलेगा, जो पहले 30% था। बाकी 2% में माइनॉरिटी, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 93% नौकरियां मेरिट के आधार पर मिलेगी। दोस्तों इसके बाद सरकार ने 23 जुलाई को नया सर्कुलर जारी किया, लेकिन प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट ने इसे ठुकरा दिया। इसके बाद बांग्लादेश में हिंसा का दौर शुरू हो गया। सरकार ने 4 अगस्त को हिंसा पर काबू करने के लिए देश भर में कर्फ्यू लगा दिया। साथ ही अगले 3 दिनों के लिए छुट्टी की घोषणा कर दी। राजधानी ढाका में दुकानों और बैंकों को बंद करने के आदेश दिए गए। स्टूडेंट और पुलिस की झड़प में 16 जुलाई से 4 अगस्त तक 328 मौतें हो गई। दोस्तों हिंसा को काबू करने के लिए सरकार ने इंटरनेट बंद करवा दिया। साथ ही फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी रोक लगा दी। बांग्ला अखबार प्रथम एलो के मुताबिक 5 अगस्त को शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद अब तक 232 लोगों की मौत हुई। दोस्तों पिछले 23 दिनों में बांग्लादेश में कुल 560 लोग मारे गए। सरकारी नौकरी रिजर्वेशन को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच 14 जुलाई 2024 को शेख हसीना ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया था। তাহলে মেধাবী কি শুধু ওই রাজাকারের ছেলে মেয়ে? এটা বলার সাথে সাথে তাদের স্লোগানটা কি? তারা রাজাকার, তুমি কে আমি কে, राजाकार राजाकार। इसमें उन्होंने कहा था कि अगर स्वतंत्रता सेनानियों के बेटे पोते को आरक्षण नहीं मिलेगा तो क्या राजाकारों को पोती पोतियों को मिलेगा। दोस्तों शेख हसीना के इस इंटरव्यू के कारण प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट इस बात से भड़क गए और छात्रों ने उस सरकारी टीवी चैनल में आग लगा दी। जिसे शेख हसीना ने इंटरव्यू दिया था। दोस्तों 5 अगस्त 2024 की सुबह हजारों लोगों ने ढाका की तरफ पैदल और रिक्शों से मार्च शुरू किया। हजारों प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना के सरकारी बंगलों पर धावा बोल दिया। दोस्तों उस समय सेना सड़कों पर तैनात थी, लेकिन सेना ने प्रदर्शन करने वालों को नहीं रोक सका। और इस प्रदर्शन के डर के कारण शेख हसीना ने पीएम पद से इस्तीफा दिया और दोपहर 2:45 पर शेख हसीना ने अपनी बहन के साथ सेना के हेलीकॉप्टर से बांग्लादेश छोड़ दिया। और शाम 3:40 पर बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल बकार उज जमान ने शेख हसीना के इस्तीफा की घोषणा की और बांग्लादेश में नया सरकार बनवाने का ऐलान किया। दोस्तों शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ते ही 5 अगस्त की शाम बांग्लादेश में करीब 36 हिंदू नेताओं के घरों पर हमला हुआ। हिंदुओं के घर और कारोबार को नुकसान पहुंचाया गया। ढाका के कई हिंदू मंदिरों पर हमला हुआ। दोस्तों शर्म की बात यह है कि शेख हसीना के 5वीं बार बांग्लादेश के पीएम की शपथ लेने के बाद भी बांग्लादेश के 6 जिलों कुश्तिया, बागेरहाट, जेंदाहा, गेबांध, चटगांव और सिलहट में हिंदुओं पर हमले हुए थे। दोस्तों आइए विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं आखिर बांग्लादेश में हिंदू की संख्या क्यों घट रही है। 2011 की जनगणना के मुताबिक 16.5 करोड़ की आबादी वाले बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 8.5% है, जबकि 90% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। बांग्लादेश में मुस्लिम और हिंदू दोनों मुख्यतः बंगाली है, यानी भाषा और सांस्कृतिक रूप से इनमें समानता है।
धर्म की वजह से उनके बीच दूरियां हैं, जिसका फायदा कट्टरपंथी उठाते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश सरकार की आंकड़ों के मुताबिक 1980 के दशक में बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 13.5% थी। वही 1947 में भारत पाकिस्तान की आज़ादी के साथ बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान बना था, तो उस समय बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी करीब 30% थी। करीब 4 दशकों में बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 13.5% से घटकर 8.5% रह गई। बांग्लादेशी सरकार के 2011 के जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक एक दशक में हिंदुओं की संख्या में कम से कम 10 लाख की कमी आई। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ साल में सुरक्षा और आर्थिक वजहों से हर दिन करीब 750 हिंदू बांग्लादेश से पलायन करते हैं। इनमें से ज़्यादातर हिंदू भारत आने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश में कुल 64 जिले हैं। 64 में से 61 जिलों में हिंदू आबादी है। इन 61 जिलों में से बांग्लादेश के 4 ऐसे जिले हैं जहां पर हिंदू की आबादी 20% से ज़्यादा है। बांग्लादेश में कुल आबादी 17 करोड़ है। इनमें से कुल हिंदू आबादी 1.35 करोड़ है। दोस्तों, 4 जिले हैं जहां हिंदू आबादी 20% से ज़्यादा है। इनमें से है ठाकुरगांव में 22% हिंदू, गोपालगंज में 26% हिंदू, मौलवी बाजार में 24% हिंदू और खुलना में 20% हिंदू है। दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के धर्म को टारगेट किया जा रहा है। बांग्लादेश के कई शहरों में मंदिरों पर हमला किया गया है। रमना काली मंदिर सेंट्रल ढाका में है। इस मंदिर में हिंसा का सबसे ज्यादा असर हुआ है। 5 अगस्त को सहीरतपुर में भानुकाका मनसाबाड़ी मंदिर में मुस्लिम कट्टरपंथियों ने तोड़फोड़ की थी। यहां मूर्तियों को तोड़ा गया और 16 सीसीटीवी कैमरों को भी नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा पार्वतीपुर में एक काली मंदिर सहित 5 मंदिरों पर हमला किया गया। पटुआखाली के कुआकाटा में एक मंदिर में आग लगा दी गई। दोस्तों, हिंदू समुदायों के घरों में तोड़फोड़ की गई और अल्पसंख्यकों पर हमला किया गया। ढाका में म्यूजिशियन राहुल आनंद के घर में लूटपाट कर आग लगा दी। खुलना के मेहरपुर में इस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। रंगपुर सिटी कॉरपोरेशन में काउंसलर काजल रॉय को प्रोटेस्ट के दौरान गोली मारी गई। फेनी जिले में अवामी लीग के मेंबर हरधन रॉय को गोली मारी गई। दोस्तों, इससे पहले मंदिरों में कई बार हमला हो चुका है। आइए 2023 की बात करते हैं। अक्टूबर 2023 में कुमिल्ला में दुर्गा पूजा के दौरान हुई हिंसा सबसे अधिक चर्चित घटना थी। यह घटना तब शुरू हुई जब सोशल मीडिया पर एक धार्मिक पुस्तक कुरान के अपमान के झूठे आरोप लगाए गए। अफवाह फैलते ही भीड़ ने दुर्गा पूजा पंडाल पर हमला कर दिया। इस हमले में मूर्तियों को तोड़ा गया, पूजा पंडाल में तोड़फोड़ की गई। सितंबर 2023 में चटगांव और नौआखली के कई हिंदू इलाकों में हिंसा भड़की। यह हिंदू घरों और मंदिरों पर संगठित भीड़ में हमले किए। दर्जनों घरों को लूटा गया और कई मंदिरों को क्षतिग्रस्त किया गया। नवंबर 2023 में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई जिसमें हिंदू धर्म को लेकर अपमानजनक बातें कही गई। इस पोस्ट को आधार बनाकर रंगपुर में हिंदू घरों को निशाना बनाया गया। कई घरों में आग लगा दी गई और परिवारों को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया गया। दोस्तों, अगर इस तरह की घटना हमारे देश भारत में कभी ना हो तो हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी को क्या एक्शन लेना चाहिए और आम नागरिक का क्या कर्तव्य होना चाहिए, आपने अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बीजेपी थी, बीजेपी है, बीजेपी नहीं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।